Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will see chapter number 5 from class 4th EVS book. The chapter is on अनीता and the honey bees. हम इस चैप्टर में अनीता के बारे में और मधुमक्खियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर में अनीता के बारे में क्या देखने वाले हैं कि उसने कैसे पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या काम किया, वो सब हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। माई नेम इज अनीता खुशवाहा। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज। मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बोचाहा गांव कहाँ पे है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। उसके घर में कौन कौन है? वो किसके साथ रहती है? तो अपने माता पिता के साथ और उसके 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। आई स्टडी इन कॉलेज। ओके, वो कॉलेज में पढ़ती है। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। ओके, वो कॉलेज में तो पढ़ती है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो क्या करती है? छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और वो मधुमक्खियों को पालने का काम भी करती है। ओके, ऑल दिस हैज नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब कर पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स एज दे ग्रेज फॉर फूड। ओके, वो जब छोटी थी तब वो अपना सारा टाइम जो था समय वो बकरियों को चराने में लगाती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी पर मेरे पेरेंट्स को लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। ओके, अ ड्रीम ऑफ स्कूल। ओके, उसको स्कूल जाना एक सपना था। वन डे आई पीप इन टू द स्कूल इन अवर विलेज। एक बार उसने क्या किया? स्कूल के अंदर झांक कर देखा। ठीक है, आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। ये अनीता थी, उसको स्कूल जाना था लेकिन उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेज रहे थे। ओके, लेकिन उसको स्कूल जाना था, वो देखना चाहती थी कि स्कूल में क्या होता है, कैसे होता है। तो उसने एक बार क्या किया कि बाहर से अंदर देखा। पीप करना मीन्स झांक कर देखना। ठीक है, बाहर से वो देख रही थी पर वो अपने आप को बाहर नहीं रोक पाई। तो उसने क्या किया, वहाँ पे चुपचाप बच्चे लोग जो वहाँ पे बैठे थे वहाँ पे चुपचाप जाकर पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। उसे बहुत अच्छा लगा और उसने क्या किया, घर जाते ही हिम्मत करके अपने माता पिता को स्कूल के बारे में बताया। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। पर उनके जो माता पिता थे उन्होंने उसको क्लियरली साफ साफ मना कर दिया। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन वो बहुत रोई। ठीक है, उसको तो स्कूल जाने का मन बना लिया था लेकिन उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया तो फिर उसको बहुत रोना आ गया। ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी। ओके, अनीता के गांव की एक टीचर ने उसके पेरेंट्स को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। ओके, द टीचर टोल्ड देम that they would not have to pay anything for my education up to class 5th। वो टीचर थे, उन्होंने बताया कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं होता है। ओके, द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने ये भी बताया कि पढ़ना तो सब बच्चों का हक है। somehow my parents agreed। I started going to school। पता नहीं कैसे पर जैसे तैसे उसके जो पेरेंट्स थे वो एग्री हो गए। ठीक है, उन्होंने मान लिया, वो अनीता को स्कूल भेजने के लिए मान गए। ओके, और उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन। मैं ज़्यादा मार्क्स तो नहीं लाती थी, ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी पर मैं ज़्यादा सवाल पूछती रहती थी। ठीक है, ज़्यादा सवाल वो पूछती थी टीचर को। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हिसाब लगाना है कि स्कूल की सभी चीज़ों पर 1 साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब चीज़ों के नाम दिए हैं। ठीक है, और कितने मनी को आप स्पेंड करते हो। ठीक है, कितना खर्चा करते हो आप, वो आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज आप स्कूल की फ़ी कितनी भरते हो। ठीक है, स्कूल की फ़ी आपकी कितनी है यहाँ पे आपको लिखना है। ओके,
यहाँ पे अलग अलग स्कूल के बच्चों की फीस अलग अलग रहेगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो है सपोज 12,000 है तो यहाँ पे 12,000 लिखिए, 15,000 है तो 15,000 लिखिए, जो भी है आप यहाँ पे लिखिएगा। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, आप स्कूल आने जाने का कितना खर्चा होता है, ठीक है। आपने मतलब वैन में जाते होगे या ऑटो रिक्शा में या फिर स्कूल बस में, तो उनकी भी फ़ी लगती होगी, ठीक है। तो उनकी कितनी फ़ी होती है पूरे साल की आप काउंट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नोटबुक्स का पूरे साल का कितना खर्चा हो जाता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। पेन्स और पेंसिल्स और अदरवाइज कोई स्टेशनरी का, ठीक है, कोई इसमें सब आ गया, स्केल, इरेजर, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो उनका कितना खर्चा रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अराउंड 500 लिख सकते हो आप, 1000 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट फिगर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अराउंड अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हो। 500, ठीक है, बुक्स का, नोटबुक्स का आप 1000 ले लो या फिर 500 ले लो इसका भी, और इनका जितना भी होता है 12,000, 15,000, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यूनिफॉर्म्स का देखो आप, तो आपकी यूनिफॉर्म कितने की आ जाती है, 1000 की, 1500 की, जितने की भी आती हो आप यहाँ पे लिखिए। फिर स्कूल बैग का खर्चा आप लिख सकते हो 700, 500, ठीक है। फिर लंच बॉक्स, आपका लंच बॉक्स कितने का आता है, ठीक है, 200, 300, जितना भी हो आपका। फिर आपका शूज का खर्चा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और भी दिए हैं ब्लैंक्स, यहाँ पे आप कोई और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई और थिंग्स ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। फिर उनका कितना खर्चा आ जाता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इन सब यहाँ पे आपने जितने भी रुपीज़ लिखे हैं उनका टोटल लगाना है, ठीक है, हिसाब लगाना है कि आपने पूरे साल में कितना खर्च किया, ओके। इन सब में फिलअप करने में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, उनको अच्छे से पता रहता है कि आप पूरे साल में कितने मटेरियल के पीछे कितना खर्चा होता है, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प लेके ये सब फिलअप कर सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, आपने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की किताबें खरीदी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। 500, 700, 1000, जितना भी खर्चा हुआ हो, आप जितना भी आपने मनी स्पेंड किया है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। देखो वैसे तो यूनिफॉर्म स्कूल की ओर से मतलब फिक्स ही होती है कि इस तरह की यूनिफॉर्म सब बच्चे पहनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपको किस तरह की यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है, आपकी भी कोई पसंद होगी, आपने भी मतलब सोच के रखा होगा कि इस तरह की यूनिफॉर्म हो तो अच्छा, इस तरह की हो तो अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि आपको किस तरह की यूनिफॉर्म पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि आपको किस तरह की यूनिफॉर्म पसंद है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आपको वो यूनिफॉर्म का पिक्चर भी ड्रॉ करना है, ठीक है, फिर इसमें कलर भी करने हैं। देखो इस क्वेश्चन के आंसर सबके वेरी रहेंगे, ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर में वेरी, लेकिन मैं फिर भी थोड़े सैम्पल आंसर आपको दिखा देती हूँ, आप जो चाहे फिर लिख सकते हो, ओके। वैसे तो लिखना आपको आपकी पसंद के बेस पे ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ हिंट देती हूँ, ठीक है। तो देखो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आई वेयर वाइट शर्ट, नीचे ब्लू पैंट, ओके, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज, ओके। किसी को ब्लू टाई पसंद होती है, फिर किसी को ब्लू स्वेटर पहनना पसंद होता है, ठीक है। तो कोई बच्चे का वही रहता है, और कोई बोलता है कि आई वुड लाइक टू वेयर वाइट पोलो टी शर्ट, ओके, ब्लू पैंट्स, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज एंड ब्लू जैकेट, ओके। किसी को जैकेट वाला यूनिफॉर्म पसंद होता है, ओके। और कोई बच्चा, किसी को ऐसा भी पसंद हो कि आई लाइक टू वेयर लाइट ब्लू टॉप एंड डार्क ग्रे बॉटम, ओके। किसी को चेक्स वाला शर्ट पसंद होता है, ठीक है। आपको जो भी पसंद है आपकी पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ ना कुछ, ओके। आपने भी सोच के तो रखा होगा कि इस तरह की यूनिफॉर्म हो तो अच्छा, ठीक है, आपको बस यही लिखना है यहाँ पे। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिबेट करनी है, मीन्स वाद विवाद करना है, और वाद विवाद में तो बच्चे माहिर ही होते हैं। उसमें किस टॉपिक पे वाद विवाद करना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ओके। आपके स्कूल में से कई सारे बच्चे को ऐसा लगता होगा कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और कई बच्चे को ऐसा लगता होगा कि स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको आपस में वाद विवाद करना है, ओके। तो इसके लिए 2 ग्रुप बनाने हैं कि जो बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यही विचारधारा का जो है, उनको एक ग्रुप में रहना है, और जो बच्चा यही सोचता हो कि स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, वो सारे बच्चे को अलग ग्रुप में, मतलब सामने वाले ग्रुप में रहना है, ठीक है।
फिर दोनों को डिबेट करनी है, वाद विवाद करनी है। अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से डिस्कशन करना है। तो देखो, जो ग्रुप के बच्चे को ऐसा लगता होगा कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, वो क्या सोचते होंगे कि अगर नहीं होता यूनिफॉर्म तो हमें हर रोज नए कपड़े पहनने को मिलते, ठीक है। इस तरह से वो सब सोचते रहते हैं, ओके। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ओके। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है कि सबकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, कि वो स्कूल के लिए अलग मतलब नए कपड़े खरीद सके, ठीक है। और 2-3 पैर तो चलेगी नहीं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है तो उनको बहुत सारे नए कपड़े को मतलब खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है वो इतना सारा खर्चा तो कर नहीं पाएंगे। फिर उनके बच्चों को मतलब स्कूल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी कि सब बच्चे नए कपड़े पहनते, हम मतलब पुराने कपड़े, या फिर हम इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते। तो इनका क्या होता है कि बच्चों को अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। और बच्चों का दिमाग इतना सेंसिटिव होता है, इतने वो मैच्योर नहीं होते, इतना सेंसिटिव होता है, फिर वो क्या करते हैं कि घर पे जाके मतलब डिमांड करेंगे कि मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। और पेरेंट्स इतना वो मतलब कर नहीं सकेंगे, ठीक है। फिर ये सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चों का ध्यान जितना पढ़ने में लगता है वो उतना नहीं लगेगा कि जितना इस सब चीज़ों में लगने लगेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म होने से क्या होता है कि साल में एक ही बार मतलब खरीदना पड़ता है और वो पूरे साल चलता है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, खर्चा भी बच जाएगा। और यूनिफॉर्म से क्या होता है कि एक आइडेंटिटी शो होती है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट की तरह लगेंगे भी और बच्चों में किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा। तो मैं तो इसके साथ हूँ कि वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, ओके। आप अपने ओपिनियन यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ट एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, ओके। देखते ही देखते 5 साल बीत गए, ओके। और उसने 5वीं कक्षा तक कंप्लीट कर दिया। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th, ओके। वो जानते थे कि क्लास 6ठी के लिए उसका खर्चा बढ़ जाएगा, ओके। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। उसके पेरेंट्स ने क्या कह दिया कि अब तुम्हें स्कूल छोड़ने का टाइम हो गया है, ओके। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, ओके। उसने उसका हल ढूंढ ही लिया, उसने एक रास्ता ढूंढ लिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, उसने क्या किया, छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी, ओके। उनसे जितने भी पैसे उनको मिल जाते थे उनसे वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती थी, ठीक है। तो उसने ऐसा किया कि मतलब अपने से जो छोटे बच्चे थे, सपोज वो क्लास 6 में आई थी तो उससे भी जो छोटे बच्चे थे उनको इस तरह से पढ़ाना उसने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसमें से उसको जितने भी इनकम हो जाती थी, जितने भी पैसे मिल जाते थे, उससे वो अपनी आगे की जो स्कूल फी थी वो भर सकती थी। और जो नोट्स का या फिर कुछ यूनिफॉर्म का जो भी खर्चा था वो उनमें से निकाल लेती थी, ओके। देखो, वो अपनी एक स्वीट मेमोरी के बारे में बताती है, ओके। जब वो ये सब कर रही थी तब उसको क्या मतलब उसने क्या फेस किया था। तो देखो, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, ओके। उसके गाँव में कुछ बड़े लड़के भी थे जो बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ओके। उन लोगों को, जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, उनको ये पसंद नहीं था कि अनीता इस तरह से छोटे बच्चों को पढ़ाए। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। तो जो वो बड़े लड़के थे उन्होंने क्या किया, जो बच्चे अनीता के पास पढ़ने जाते थे उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया, ओके। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। तो फिर वो जो बच्चे थे, छोटे बच्चे जो अनीता के पास पढ़ने के लिए आते थे, वो आना बंद कर दिया, ओके। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी। सिर्फ 2 ही बच्चे आते थे और सारे जो मतलब आते थे वो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जो बड़े लड़के थे उसके गांव में उन्होंने वो छोटे बच्चों को डराया धमकाया था, ठीक है, इसलिए। बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। पर कुछ ही दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि जो अनीता थी वो उन्हें प्यार से पढ़ाती थी, ओके। ओके, जो बड़े लड़के थे उनको उनके डराने धमकाने पर बच्चे आना बंद हो गए थे, सिर्फ 2 ही बच्चे आते थे। लेकिन फिर वो थोड़ी देर मतलब थोड़े दिनों बाद वो लोग वापस आ गए, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि अनीता जैसा अच्छा हमें कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए वो अनीता के पास वापस आ गए। तो ये उनकी एक मेमोरी है, ओके, ये उनकी एक याद है। लेट्स सी नेक्स्ट। लेट अस टॉक
डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। ओके, देखो आप अनीता की तरह और भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि वो पढ़ाई करना तो चाहते हैं, ठीक है, पर पढ़ाई नहीं कर पाते, अगर कर पाते हैं तो पूरी नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनके बारे में आपको क्लास में बताना है, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो देखो मैं यहाँ पे मेरा किस्सा शेयर कर रही हूँ, आप अपना किस्सा शेयर करना, ठीक है। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि यस आई नो अ गर्ल हु लिव इन अवर नियर बाय एरिया, ओके, हर नेम इज शिल्पा, सी wanted to study but because of family circumstances she has to leave her study after 7th classes, okay, 7th class, she has to take up responsibility of taking care of his family at this young age, ओके, ये मैंने शिल्पा के बारे में बताया। आप आपके आसपास कोई रहता हो, किसी को आप जानते हो, ठीक है, तो आप उसके बारे में यहाँ पे किस्सा शेयर कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के हिसाब से या कोई फैमिली मैटर के हिसाब से सब बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू ही नहीं करते, ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे हैं जो आप जानते हो उसके बारे में आप यहाँ पे कुछ मेंशन कर सकते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। ओके, हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त पे कर सके, फ्री कर सके, ठीक है, फ्री में कर सके। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस। क्या आप सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। देखो ये बात तो हमें पता है कि 8वीं कक्षा तक तो मतलब सभी बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि वो उनको ये अधिकार मिलने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। ओके, तो आपको उसके बारे में मतलब डिस्कस करना है। देखो हमें भी पता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो काम पे जाते हैं और कुछ मतलब अर्न करके लाते हैं जैसे उनका घर चल सके, ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसे फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, कोई अगर उसके जो पेरेंट्स है वो एबल नहीं है कमा कर लाने के लिए तो बच्चों को भी भेजते हैं, ठीक है, ऐसे में जो वो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल है हमारे आसपास। ओके, आप इनमें से कुछ भी डिस्कस यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, आई नो दैट एवरी चाइल्ड हैज टू राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। ओके, हम सब जानते हैं, बट ऑल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8 बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, कोई पेरेंट्स मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो फिर बच्चों पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है, इस तरह से बहुत से होते हैं, या फिर अगर है तो फिजिकली वीक होते हैं या और कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है जिससे वो मतलब कमा कर नहीं लाते तो बच्चों को जाना पड़ता है, ठीक है। देखो हमने आगे जो शिल्पा का किस्सा शेयर किया वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. Okay? देखो अनीता ने धीरे धीरे क्या किया कि अपने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। ओके, माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। उनके जो पेरेंट्स थे पहले तो अनीता को स्कूल जाने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर उनको भी रियलाइज हुआ कि नहीं पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, तो इस काम में उसके माता पिता ने भी उसकी मदद की, ठीक है। जैसे वो गाँव वालों को समझाती थी कि अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजे, तो उसमें उसके माता पिता भी मतलब उनको हेल्प करते थे ये समझाने में। ओके, माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। उनकी जो माँ थी वो घर का सारा काम कर लेती थी क्योंकि अनीता जो है उसको पढ़ाई में काफ़ी समय मिल जाए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। ओके, स्कूल से लेके मधुमक्खी को पालने तक की उसकी कहानी है। यहाँ पे देखो, देर आर मैनी लीची ट्री इन अवर एरिया। ओके, हमारा जो मतलब इलाका था, एरिया था, वहाँ पे बहुत सारे लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू दी लीची फ्लावर्स। ओके, और जो मधुमक्खियाँ होती है वो लीची फ्लावर से अट्रैक्ट होती है, ठीक है, आकर्षित होती है। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। ओके, बहुत सारे जो लोग थे वो मधुमक्खियों को पालने का काम करते थे, ठीक है, मधुमक्खियों को पालकर उनका शहद बनाने का काम करते थे। ओके, आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैंने सोचा कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ। आई ज्वाइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। ओके, मैंने कोर्स ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट चला रही थी, ठीक है, उसमें उसने ज्वाइन किया उसको।
आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। ओके, वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे लेकिन गर्ल्स में तो ये अनीता अकेले ही थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ओके, ट्रेनिंग के दरमियान उसने क्या सीखा कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ठीक है, उसी टाइम मधुमक्खियाँ अंडे देती है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ओके, यही बेस्ट टाइम है कि बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों को पालन शुरू करने का यही सबसे अच्छा समय है। ठीक है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। ओके, क्या तुमने कोई इंसेक्ट को फूलों पर आते देखा है, उनके नाम फाइंड आउट करो और लिखो। तो देखो, इंसेक्ट तो हमने मतलब देखे, सपोज बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब जो है वो फ्लावर पर ही रहते हैं। ठीक है, मीन्स आते जाते रहते हैं। ओके, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन दी नोटबुक। ठीक है, आपको क्या करना है कि बटरफ्लाई का पिक्चर बनाना है और हनी बी का पिक्चर बनाना है। ठीक है, वो तो आपके लिए इजी ही होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। वाई डू यू थिंक दे कम टू दी फ्लावर्स, फाइंड आउट। ये जो बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब जो है वो फ्लावर पर आते रहते हैं, तो वो क्यों आते हैं? ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो जो फ्लावर में से जो रस है वो ले सके। ओके, तो दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। ओके, वो जो फ्लावर का जो मधुरस होता है उनको कलेक्ट करने के लिए वो आते हैं। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। आपको पता ही होगा जब हनी बी फ्लाई करती है तो एक प्रकार का साउंड को मतलब आवाज़ आती है। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ को आपको कॉपी कर सकते हो आप, वैसा भी पूछा है। तो देखो, हनी बी प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड, वो तो हमें पता है, वो ऐसे इस तरह से कुछ साउंड मतलब ऐसे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो तो सबने सुना ही होगा और मेरे से अच्छा आप निकाल भी सकते होंगे। ठीक है, तो बस आपको उसी तरह की आवाज़ निकालने का ट्राई करना है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। बिकमिंग अ बी कीपर। ओके, देखो ये जो अनीता है उसने कैसे मधुमक्खियाँ पाली उसके बारे में देखो। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, वो जो गवर्नमेंट का जो कोर्स चल रहा था वो उसने कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। ओके, पर उसके पास इतने रुपये नहीं थे कि वो अपना खुद का काम शुरू कर सके। ओके, तो उसने क्या किया, आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5000। उसने पढ़ाना स्टार्ट रखा। ओके, और बच्चों को पढ़ा कर उसने 5000 रुपये इकट्ठे किए। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। वही रुपयों से उसने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। ओके, 2 बॉक्स खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। एक बॉक्स की कीमत कितनी थी? 2000 रुपये। विद द रिमेनिंग मनी, तो उसने एक बॉक्स की कीमत 2000 थी, ऐसे उसने 2 बॉक्स खरीदे तो 4000 बॉक्स के पीछे स्पेंड हुआ। विद द रिमेनिंग मनी, और जो 1000 बच गया उससे उसने क्या किया, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन बी हाइव्स। ओके, 1000 रुपीज जो बच गए उनमें से उसने क्या किया, शुगर सिरप बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ठीक है, मेडिसिन उसने खरीदी। बी हाइव्स को छत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो उसने वो 1000 रुपीज थी वो उसके पीछे खर्च किए। दैट वॉज इन September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. ओके, अभी सितंबर का महीना था, दिसंबर महीने तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ गए, तो उसे 2 बक्से और खरीदने पड़े। ओके, आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। अभी भी वो मतलब सीख ही रही थी कि कैसे बी कीपिंग करते हैं, कैसे मधुमक्खियों को पालते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ओके, मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वोलन। मतलब वो पहली बार कर रही थी तो उसको मतलब अभी वो सीख रही थी, उनको इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्या होता था कि कई बार मधुमक्खियों उसको काटती भी थी। ठीक है, तो ये बताती कि कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, इससे मेरे चेहरे और हाथ सूज जाते थे। ठीक है, इट वुड पेन अ लॉट, और दर्द भी बहुत होता था। जिसको भी मतलब मधुमक्खियों ने काटा होगा उसको पता होगा कि कितना दर्द होता है। ठीक है, हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, पर वो कहती किसको कंप्लेन करती। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। वो काम तो उसने खुद मतलब डिसाइड किया था कि ये काम मैं करूँगी। ठीक है, खुद अपनी मर्जी से वो शुरू किया था, इसलिए वो किसी और को कंप्लेन भी नहीं कर सकती।
अदरवाइज कर सकते हैं। देखो आपने किया, बोला था मुझे ये करने के लिए तो मुझे ये हुआ, लेकिन वो तो खुद करना चाहती थी, तो वो किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। ओके, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ये सब कर रही थी। फाइंड आउट व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। आपको यहाँ पे बताना है कि आपके आसपास के इलाके में अगर मधुमक्खियाँ काटती है किसी को, ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट्स को, तो वो काटने पर क्या लगाते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बोलना है। तो देखो कोई जो है वो विनेगर लगाता है, कोई वहाँ पे जहाँ पे काट लिया है मधुमक्खी ने वहाँ पे टूथपेस्ट लगाता है, कोई बेकिंग सोडा का यूज करता है, ठीक है। आप जो भी मतलब यूज करते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ हनी बी इन योर नोटबुक। आपको हनी बी का पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाना है। कलर इट एंड गिव इट अ नेम। ओके, उनको कलर करना है, फिर उनको प्यारा सा एक नाम भी देना है, आप जो भी देना चाहे, ठीक है। आप वो मधुमक्खी का नाम भी दे सकते हो। द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी। लीची का जो पेड़ होता है उसमें फरवरी में फूल खिलते हैं, ठीक है। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। तो उसने क्या किया, उसके जो 4 बक्से थे उनको लीची के जो बगीचे थे उसमें उसने रखा। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। ओके, तो उसको एक बक्से से 12 किलोग्राम शहद मिला उसको, ठीक है। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। फिर उसने बाजार में जाके उसको बेचा। ओके, दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। ओके, वो उसकी पहली कमाई थी ये जो मधुमक्खियों को पालती थी उसमें से। ओके, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब उसके पास कितने बक्से हैं, 20। ओके, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस। ओके, हमें पता है कि एक बॉक्स की कीमत 2000 रुपीज़ थी। ओके, सो 20 बॉक्स की कितनी हो गई, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2000, सो 40,000 रुपीज़ हो गई। ओके, तो देखो उसने कितना मतलब कमाया, आप यहाँ से देख सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मैं हर रोज साइकिल से कॉलेज जाती थी, ठीक है। माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। ओके, 5 किलोमीटर दूर एक शहर में उसकी कॉलेज थी। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज। ओके, जब वो कॉलेज जाती थी तब उसकी जो मम्मी थी वो बी के लिए सिरप तैयार करती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। उनके जो पापा थे वो जो बॉक्सेस थे उनमें से शहद निकालते थे और फिर मधुमक्खियों की देखभाल करते थे। वो सब उनके पापा कर लेते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब आपने बहुत कुछ मतलब अनीता के बारे में जान गए होंगे, ठीक है। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अनीता को उसके मतलब आसपास के भी जितने भी गांव थे नियर बाय, ठीक है, वो सब भी अनीता को पहचानते थे। She goes to all the village meetings and talk about how important it is for everyone to study. Okay? वो गांव की सभी मीटिंग्स में जाती थी, बैठकों में जाती थी और लोगों को समझाती थी कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कितना जरूरी है वो सबको बताती थी। Sometimes people make fun of her. ओके, कहीं कहीं जो लोग होते जो ना समझ लोग होते वो उस पर हंसते भी थे, ठीक है। बट अनीता नोज व्हाट सी वांट्स टू डू। ओके, पर अनीता जानती थी कि उसे क्या काम करना है और वो वही करती थी। सी डज एग्जैक्टली व्हाट सी वांट्स टू। ओके, और वो वही करती थी जो वो चाहती है। ओके, लोग उसको क्या कहते हैं वो नहीं सोचती थी। ओके, उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसने जो डिसाइड किया मुझे ये करना है तो फिर वो करती थी। ओके, Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिला सके, ठीक है, दिलाने में मदद कर सके। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। ओके, अनीता और उनके जो गांव वाले हैं उनको 1 किलो शहद के बदले 35 रुपीज़ मिलते थे। ओके, अब देखो हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। आपके वहाँ मतलब आपके शहर में 1 किलो शहद के कितने रुपयों मतलब 1 किलो शहद कितने रुपयों में मिलता है, ठीक है, कितनी कॉस्ट है 1 किलो हनी की, आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखो अराउंड 300 रुपीज़ ऑफ 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट इन माई टाउन, ठीक है। ये सबका अलग अलग रहता है और इसमें क्या होता है कि
जो ब्रांड आती है उनके हिसाब से भी ये प्राइस डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से अराउंड लिखा है, आप कुछ जो चाहे लिख सकते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को पूछ के। व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन, तुमने किस किस रंग का शहद देखा है, ठीक है। तो देखो गोल्डन कलर में भी होता है, ब्राउन कलर में भी होता है, ठीक है। तो मैंने ये 2 कलर का देखा है, आपने जो देखा हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इज हनी यूज इन योर हाउस, फॉर व्हाट इज इट यूज, ठीक है। आपके घर में शहद का इस्तेमाल होता है, हनी का यूज होता है, अगर होता है तो किस काम के लिए होता है। तो देखो सबके घर में इसका मतलब अलग अलग तरीके से यूज होता होगा, आप जिस तरह से मतलब आपके घर में यूज हो हनी का, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो मैं तो इस तरह से यूज करती हूँ कि हनी यूज व्हेन वी हैव कफ, ओके। अगर किसी को कफ है तो स्पूनफुल हनी उसको मतलब हम खिला देते हैं तो सो वी फील बेटर, ठीक है। तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है, जो गले में जो खराश होती है उसमें थोड़ा हमें राहत मिलता है, ओके। थोड़ी नहीं, बहुत सारी राहत मिलती है। वी एड 1 स्पून फुल हनी इनटू मिल्क टू मेक मिल्क स्वीटर, अगर कोई मिल्क है, ठीक है, उसको अगर मीठा बनाना है तो उसमें 1 टेबल स्पून और 1 मतलब टीस्पून हनी आप मिला दो, ठीक है। तो वो मतलब इतना अच्छा मीठा बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है, ठीक है, बच्चे बूढ़े सबको पसंद होता है। वी ईट इट बाय अप्लाइंग ऑन ब्रेड स्लाइसेस ऑल्सो, ओके। आप ब्रेड पे उसको लगा के भी खा सकते हो, ठीक है। आप जिस तरह से आपके घर में हनी का यूज होता है आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। एवरी beehive हैज 1 क्वीन बी दैट ले एग्स, ओके। beehives तो सबने देखा ही होगा, ठीक है। beehive मीन्स छत्ता बोलते हैं हिंदी में। तो हर beehive में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ओके। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन दी हाइव्स, ओके। और उस छत्ते में क्या होता है कि कुछ नर मक्खी भी होती है, ओके, मेल भी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज इन दी हाइव आर वर्कर बीज, और जो बाकी की जो होती है बहुत सारी वो काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ओके। दिस बीज वर्क ऑल डे, वो जो वर्कर भी होती है वो पूरा मतलब पूरा दिन काम करती रहती है, ठीक है, वो दिन भर काम करती है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, ओके। तो जो वर्कर भी है वो क्या करती है, हाइव बनाती है, छत्ता वो बनाती है, फिर जो बेबी भी होती है, ठीक है, छोटे छोटे जो मतलब मधुमक्खी के जो बच्चे होते हैं उनकी भी देखभाल ये वर्कर भी करती है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टार, वो जो है वो फूलों का रस ढूंढती रहती है, ठीक है, उसके लिए वो फूलों का रस ढूंढने के लिए उड़ती रहती है। दे कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, ओके। वो फूलों का रस क्यों कलेक्ट करती है, क्योंकि हनी बनाने के लिए, ठीक है। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, ठीक है, स्पेशल डांस करती है, ताकि दूसरी जो मक्खियाँ होती है उनको भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है, ओके। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, छत्ता बनाने के लिए ये जो वर्कर बी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विथआउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टार कलेक्शन, ओके। वर्कर भी अगर नहीं होती तो कोई छत्ता भी नहीं होता और कोई मतलब ये जो शहद का जो कलेक्शन होता है वो भी नहीं होता। ऑल बीज इन दी हाइव वुड गो हंग्री, और बिना शहद के बिना छत्ते की सारी जो मधुमक्खियाँ होती है वो भूखी ही रह जाती, ओके। ऑल बीज इन दी हाइव वुड गो हंग्री, वर्कर बी जो है वो सब ये सब काम करती है, अगर वो नहीं करती तो जो दूसरी जो बीज होती है, ठीक है, वो भूखी ही रह जाती। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, ओके। और जी ये जो नर मक्खी होती थी, ठीक है, तो छत्ते के लिए उसका कोई खास काम नहीं करती थी वो, ठीक है। विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज, ओके। हनी बी के अलावा और भी कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो इस तरह समूह में रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, ठीक है। तो देखो एंट्स, जो एंट्स होती है, ठीक है, वो इस तरह से टुगेदर ही रहती है, ठीक है। टर्माइट्स एंड वेस्प्स आर दी इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बी, ठीक है, हनी बी की तरह वो भी ग्रुप में रहते हैं, ओके। तो एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी, एंड भी क्या करती है, मधुमक्खी की तरह जो चिंटियाँ भी है वो भी मिलजुल कर रहती है, ओके। द क्वीन एंट ले दी एग्स, ओके। मधुमक्खी में जैसे होता है कि जो क्वीन बी होती है वो अंडे देती है, ठीक है, उसी तरह चिंटिया में भी ऐसा होता है कि जो क्वीन एंट होती है, ठीक है, वो अंडे देती है। द सोल्डर एंट्स लुक आफ्टर द गार्ड द एंट्स नेस्ट,
ओके, जो उनका जो होता है एंट हिल जो होती है, ठीक है, उनको एंट नेस्ट भी बोलते हैं। तो वो जो सोल्डर एंट होती है, ठीक है, सॉरी सोल्जर एंट जो होती है वो क्या करती है, सिपाही चिंटी बोलते हैं उसको। वो जो अपना जो बिल होता है, ठीक है, एंट हिल होती है, उसका ध्यान रखती है। ओके, और वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंकिंग इट टू दी नेस्ट। जो वर्कर एंट्स होती है, काम करने वाली चिंटियाँ बोलते हैं उसको, वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है, ठीक है, वो वर्कर एंट्स का काम होता है। ओके, जैसे हनीबी का होता है वैसा ही उन लोगों का भी होता है। एंड जो टर्माइट्स एंड वेट्स आर ऑल्सो लिव लाइक दिस। ओके, वो भी इस तरह से ही रहते हैं, जिस तरह से एंट रहते हैं, हनीबी रहते हैं, उनका भी इस तरह का ही रहता है, ठीक है। हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? आपने देखा है कि कहाँ ये जो एंट होती है वो रहती है? तो सबने देखा होगा कि एंट लिव इन एंट हिल्स, ओके, विच आर मेड ऑन अर्थ और अंडर द ग्राउंड। ओके, सब जगह पे वो रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इटेबल्स ब्रिंग एंट्स टू देम? लिस्ट देम। ओके, आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती है? ओके, आपको बस वही नाम बताने हैं। तो देखो, एंड ब्रिंग इटेबल्स लाइक ग्रेन, शुगर क्रिस्टल्स, डेड इंसेक्ट, स्वीट आइटम्स। ओके, ये सब जो होता है उस पर चींटियाँ ज़्यादा आती है। ओके, लुक एट अ लाइन ऑफ एंट्स, व्हाट इज इट्स कलर? जो एंट्स जो है वो जो मतलब लाइन में चलती है, ठीक है, लाइन में एंट की लाइन तो आपने देखी ही होगी, ठीक है। तो आप उन मतलब वो देख के आपको बताना है कि वो किस कलर की होती है, ठीक है, उनका रंग कैसा होता है। तो देखो, एंट का रंग मतलब रेड कलर की भी आती है, ठीक है, लाल चींटियाँ भी होती है, काली चींटियाँ भी होती है। तो मैंने ये 2 कलर की चींटियाँ देखी है। कोई बोलता है ब्राउन चींटियाँ भी होती है, ठीक है। आपने जिस तरह से देखी है उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। हैव यू बीन बिटन बाय एन एंट? व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? क्या आपको कभी चींटियों ने काटा है, एंट ने काटा है? ठीक है, अगर काटा है तो मतलब वो किस तरह की है, ब्लैक थी या रेड थी, छोटी थी या बड़ी थी? तो देखो, आई हैव बीन बिटन बाय एंट। ओके, सबको मतलब चींटियों ने काटा ही होगा। ओके, इट वॉज अ बिग, हाँ, जो बिग ब्लैक कलर की जो होती है, ठीक है, उसको हम मकोड़ा भी बोलते हैं। ओके, इन गुजराती और ओके इंग्लिश में हम बिग ब्लैक एंट बोलते हैं। तो उसने काटा है। वो जब काटता है तब वो हम उसको उठाए, मतलब मर भी जाए फिर भी वो छोड़ता नहीं है, उस तरह से वो काट लेता है। और जो स्मॉल रेड एंट होती है उसने भी काटा है, ठीक है, बहुत ही पेनफुल रहता है। ओके, जिसको मतलब एक्सपीरियंस है वो तो ठीक है, नहीं है तो इन फ्यूचर भी हो तो जाएगा ही। ओके, डू एंड्स एवर कम नियर यू? व्हेन? यस, एंड कम नियर मी व्हेन देयर इज समथिंग स्वीट थिंग्स स्टिकिंग टू माई क्लोथ्स। ओके, और इन ऑन बॉडी पार्ट्स। ओके, कोई भी स्वीट थिंग्स अगर आपके कोई बॉडी पार्ट्स पे मतलब चिटकी हुई है, ओके, अदरवाइज कोई क्लोथ्स पे मतलब है, तो चींटियाँ आपके नज़दीक आ जाएगी। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंट्स। ओके, जो छोटी चींटी आती है और जो बड़ी होती है उनको आप ध्यान से देखो। हाउ मेनी लेग्स डज एन एंट हैव? और आपको बताना है कि छोटी चींटी के कितने लेग्स होते हैं और बड़ी के कितने होते हैं। तो देखो, बिग एंट के भी 6 लेग होते हैं, स्मॉल एंट के भी 6 लेग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी जब छोटी है तो उसके लेग मतलब कम होंगे, जब बड़ी होंगी तो लेग बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो स्मॉल, जैसे कि हम मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो भी हमारे 2 लेग होते हैं, बड़े होने के बाद भी 2 ही रहते हैं। तो चींटियों का भी उसी तरह होता है, ठीक है। वो जब छोटी होती है, न्यू बॉर्न होती है, फिर भी उसके 6 लेग रहते हैं, और बड़ी होती है तो भी उसके 6 लेग ही होते हैं, ठीक है। बड़ी चींटी और छोटी चींटी के लेग, नंबर ऑफ लेग 6 ही होते हैं, ठीक है। ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। ओके, आपको भी एंट का मतलब पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है। वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे दी सेल्स। ओके, जब आप मतलब मूंगफली खाते होंगे उसी टाइम आप उनके जो सेल्स है, ठीक है, ऊपर का जो कवर होता है वो आप मतलब थ्रो कर देते होंगे, ठीक है, फेंक देते होंगे। वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट्स बाय यूजिंग दिस सेल्स? ओके, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वो जो पीनट्स का जो सेल होता है उनका यूज करके इंसेक्ट बनाने का ट्राई कीजिए। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम, फिर उसको कलर भी कीजिए, ठीक है। आप वाटर कलर का यूज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो जो कई बच्चों को ये सब अच्छे से आता होता है, ठीक है, नहीं आता है तो आप मतलब एक बार ट्राई करके तो देख लो। वो जो मूंगफली के जो मतलब सेल्स होते हैं, ऊपर का जो कवर होता है, ठीक है, उनका यूज करके आपको इंसेक्ट बनाने हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ। आप जो भी बना सकते हो, फिर उस पर आप वाटर कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा कि अनीता के बारे में पढ़ा और मधुमक्खियों के बारे में भी पढ़ा। ओके, अनीता ने कैसे
अपनी पढ़ाई पूरी की, ठीक है, और कैसे उसने मधुमक्खियों को पालने का काम भी किया, ठीक है। हमें इस चैप्टर में से बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, सो आपको कैसा लगा ये चैप्टर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मेरी चैनल हैप्पी टू टीच ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। ओके ओके, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, you can make comment on it and share it. Okay, so we will meet very soon with next video. Okay, bye, thank you.